नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। भारत की शूटर मनु भाकर ने एक बार फिर से पेरिस ओलंपिक्स में कमाल कर दिया है। उन्होंने 25 मीटर शूटिंग इवेंट में फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल उनका इवेंट होगा और इसके अलावा मेंस हॉकी में भी भारत ने कमाल किया है। पूरे 52 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 3-2 के कड़े मुकाबले में हरा दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखते हुए जानकारी दी है कि ईडी उनके ऊपर छापेमारी करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने लिखते हुए कहा कि दो में से एक यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह में से एक को उनका चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, इसके कारण उनके ऊपर छापेमारी की जाएगी। बीते लोकसभा चुनाव को लेकर एडीआर ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में 538 सीटों के ऊपर बड़ी धांधली हुई है। उन्होंने कहा है कि 538 सीटों पे वोट गिने जाने और वोट डाले जाने में अंतर है, यानी कि जितने वोट डले उससे ज्यादा या कम वोट गिने गए। इससे बीजेपी को फायदा हुआ है। पंजाब में डीएसपी जगदीश भोला ड्रग केस में अब दोषियों की प्रॉपर्टियां भी जब्त की जाएंगी। कोर्ट ने 12 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रॉपर्टियां दोषियों की अटैच करने का फैसला दिया है। कांग्रेस के नेता और पंजाब में पूर्व मंत्री रहे भारत भूषण आसू को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उनको 5 दिन रिमांड पर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि टेंडर घोटाले को लेकर भारत भूषण आसू से ईडी ने 9 घंटे पूछताछ की थी। इन पूछताछ में उन्होंने विदेश से हुई ट्रांजैक्शंस और बेनामी संपत्तियों के बारे में सवाल पूछे थे। भाजपा की केंद्र सरकार ने एक बार फिर से पंजाब से वैर निकाला है। पंजाब के 3000 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट्स को केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। वहीं ठेकेदार केंद्र सरकार से अपने बकाया पैसों की मांग कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में शंभू बॉर्डर को खोले जाने को लेकर बहस हुई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बनी रहेगी, यानी शंभू बॉर्डर नहीं खोला जाएगा। अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी। हरियाणा और पंजाब में हुई बारिश के कारण बहुत सारे शहरों से सड़कें धंसने, मकान गिरने और शहरों के जलमग्न होने की खबरें आ रही हैं। गुड़गांव में करंट लगने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब के अमृतसर में एक मकान की छत गिरने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई है। फाजिलका और अबोहर में भी बहुत सारे मकानों की छतें गिरी हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि पेरिस ओलंपिक्स से है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत अब तक 3 पदक जीत चुका है, 3 मेडल जीत चुका है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह, मनु भाकर 2 मेडल जीत चुकी हैं, सरबजोत सिंह 1 मेडल जीत चुके हैं और 1 मेडल जो जीता है वो महाराष्ट्र के कुसाले ने जीता, स्वप्निल कुसाले ने जीता। तीनों मेडल अभी शूटिंग में आए हैं और आज मनु भाकर ने एक खुशखबरी और दी है। मनु भाकर 25 मीटर शूटिंग में भी अब फाइनल खेलेंगी, फाइनल में पहुंच गई हैं। कल उनका इवेंट होगा। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो हॉकी ने हमें दी। हॉकी में ऑस्ट्रेलिया को भारत ने पूरे 52 साल के बाद हराया है। 52 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से भारत ने हराया। 2 गोल भारत के कप्तान हरमनप्रीत ने किए। पंजाब के पुत्र हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे। इसके कारण भारत को अच्छी स्थिति मिल गई थी। एक अभिषेक कुमार ने भी एक अच्छा गोल किया, तो 3 गोल भारत की तरफ से हुए और 2 गोल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हुए। और ऑस्ट्रेलिया ने तो आखिरी कुछ मिनटों में अपने गोलकीपर को भी मैदान में बुला लिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आखिरी चंद मिनटों में कोई गोल नहीं कर पाई और काफी रोचक मुकाबला रहा। शुरुआत में तो भारत 3-1 से लीड कर रहा था, लेकिन जो आखिरी की 15 मिनट बचती हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा गोल कर दिया था और आखिरी की 5 मिनटों में भी ऑस्ट्रेलिया की पूरी प्लानिंग थी कि वो 3-3 से बराबरी पर मैच छोड़ें। लेकिन आज इतिहास लिखा जाना था, क्योंकि जो भारत के लड़के हैं उन्होंने काफी अच्छा गेम दिखाया। पंजाब के खासकर अगर हम बात करें खिलाड़ियों की और हरियाणा के खिलाड़ियों की, सुमित वाल्मीकि हों या फिर हरमनप्रीत हों, ये लड़के बहुत जबरदस्त खेलते हैं और इन्होंने आज अच्छे खेल का प्रदर्शन भी किया। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया से भारत पूरे 52 साल बाद ओलंपिक में जीता है। अभी उम्मीद की जा रही है कि भारत की हॉकी टीम इस बार जरूर पदक जीत के लाएगी। पिछले बार के ओलंपिक में भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में मिला था। अब की बार उम्मीदें सबको गोल्ड की हो रही हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी धाकड़ टीम को भी भारत ने हरा दिया है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर भी ओलंपिक से ही है। ओलंपिक में कल पीवी सिंधु को बैडमिंटन में हार का सामना करना पड़ा। उनको चीन की खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा।
जो मैच था उसमें सीधे 2 सेटों में वो हार गई, और उसका एक कारण ये था कि कहीं ना कहीं वो अपनी लय में भी नहीं दिख रही थी, और जो चीनी खिलाड़ी थी वो काफी एक्टिव थी, और काफी उनकी जो स्मैशिंग थी वो सिंधु के लेफ्ट साइड पे वो काफी एग्रेसिव थी, और इसके कारण कहीं ना कहीं सिंधु को इस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। आज उन्होंने एक भावुक ट्वीट भी लिखा है। पीवी सिंधु ने लिखा है कि अभी वो कुछ दिन ब्रेक लेंगी, लेकिन वो खेल से संन्यास नहीं ले रही हैं, वो दोबारा वापस कोर्ट पर लौटेंगी। और उन्होंने सभी लोगों का शुक्रिया भी अदा किया कि इतना उनको साथ मिला है। पीवी सिंधु ने कमाल 2016 में किया था जब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और उन्होंने दूसरा कमाल साल 2020-21 के ओलंपिक्स में भी किया जब उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता। तो वो उनके नाम भी लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड सुशील कुमार के भी नाम है, पहलवान सुशील कुमार। उन्होंने 2008 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2012 के ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। अब मनु भाकर भी ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिनके पास 2 ओलंपिक मेडल हैं, दोनों इसी ओलंपिक के मेडल हैं। मनु भाकर इकलौती एक ऐसी भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके पास एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। तो मनु भाकर शायद इसको 3 भी कर दें, क्योंकि कल उनके फाइनल इवेंट होने वाला है 25 मीटर शूटिंग वाले मामले में। तो अगर वो मेडल जीतती हैं तो फिर अकेले 3 मेडल कहीं ना कहीं मनु भाकर जीत जाएंगी। आज एक खबर जो तीरंदाजी टीम है, मिक्स्ड तीरंदाजी टीम, वहां से भी आई, जो आज उनका क्वार्टर फाइनल खेला जाना था, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं बड़ी जीत दर्ज की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उनसे भी पदक की उम्मीद है कि जो महिला टीम है और जो पुरुष टीम है उनका ये मिक्स्ड इवेंट था, और इस मिक्स्ड इवेंट में उन्होंने कहीं ना कहीं आज क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इसके अलावा बॉक्सिंग में जो निखत जरीन हैं वो अपना मैच हार गई हैं, तो उनका भी पदक का सपना टूट गया है। ये खबर कल भी मैंने शेयर की थी, आज इसलिए बता रहा। आज निखत जरीन बता रही हैं कि उन्होंने जो 2 किलो वजन अपना लूज किया था, इसके कारण उनके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी आई, इसके कारण वो गेम हारी हैं। अब हम रुक करते हैं जो राजनीति की खबरें उनकी ओर, और जो पहली खबर है राजनीति की वो तो इंडियन पार्लियामेंट से ही आई। और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने आज ट्विटर पर लिखते हुए जानकारी दी कि ईडी उनके ऊपर छापेमारी करने की तैयारी कर रही है। और छापेमारी इसलिए तैयारी कर रही है क्योंकि उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में एक स्पीच दिया था चक्रव्यूह वाला, महाभारत और चक्रव्यूह, यानी कि उन्होंने कहा था कि भारत की जनता को चक्रव्यूह में बीजेपी ने फंसा लिया है। तो कहीं ना कहीं वो जो स्पीच था वो 2 में से 1 को पसंद नहीं आया। 2 उनका इशारा था, 2 हो गए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी में से 1 को पसंद नहीं आया। इसी कारण अब वो उनके पीछे ईडी भेजना चाह रहे हैं, और ईडी उनके ऊपर छापेमारी करेगी। और ईडी, उन्होंने कहा कि ईडी का स्वागत है, जब ईडी हमारे यहाँ पहुंचेगी तो मैं उनको ब्रेकफास्ट भी खिलाऊंगा। और इसको लेकर जो बीजेपी के नेता हैं वो तो उनके खिलाफ कमेंट कर ही रहे हैं। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर उन्होंने कोई चोरी की है इसलिए वो ये सब पहले ही आकर बोल रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के ऊपर ईडी का छापा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के एक नेता के ऊपर ईडी का छापा कल पड़ा, गिरफ्तारी हुई। आज कोर्ट ने उनको 5 दिन के रिमांड पर भी भेज दिया है। उन महानुभाव का नाम है भारत भूषण आसू। लुधियाना से वो एमएलए रहे हैं, पंजाब सरकार में मंत्री थे, यानी कि पूर्व मंत्री। और कल ईडी ने उनसे जालंधर उनके ठिकाने पर 9 घंटे तक पूछताछ की। इस पूछताछ में जो ईडी के सोर्सेज हैं उनसे हमें पता लगा है कि ईडी को एक तो वो जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं, जो विदेश से उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनका जवाब नहीं दे पाए। दूसरा, जो प्रॉपर्टीज को लेकर भी उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तो जो ट्रांजैक्शंस और प्रॉपर्टीज को लेकर भारत भूषण आसू घिरे, इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। आज कोर्ट में पेश किया गया तो ईडी ने कहीं उन जज से रिमांड मांगा, और 5 दिन का रिमांड ईडी को मिला है। अब 5 दिन के बाद पता चलेगा कि भारत भूषण आसू केस में क्या होगा। यानी कि जो पंजाब के मंत्री हैं उनके तो मेरे को लगता है कि सभी के ही घरों पे ईडी के छापे होने चाहिए। उसका रीजन मेरे को पॉलिटिकल, आप मेरे को कह सकते हो कि ये आप क्या बयान दे रहे हैं, पर मेरे को ये इसलिए लगता है क्योंकि लगभग सभी के हाथ लिप्त हैं। और सभी, इवन जो बीजेपी के नेता हैं वो तो कोई ना तो उनकी सरकार रही, ना कोई मंत्री संतरी है, उनके ऊपर भी छापे होने चाहिए। उन्होंने भी बहुत दलाली की है। खैर, बीजेपी की बात चल रही है तो पंजाब से बीजेपी ने एक वैर निकाला है, उस वैर का भी मैं बता देता हूँ। जो नितिन गडकरी हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री, सड़क राजमार्ग मंत्री, उन्होंने पंजाब के 3003 करोड़ रुपए के हाईवे के प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया है।
तो ये एक हिसाब से केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब से वैर निकाला है। और वो वैर हम सबको पता है कि किस बात का है। एक तो पंजाब ने बीजेपी को एक भी सीट नहीं जिताई, दूसरा किसान आंदोलन, और तीसरा अमृतपाल सिंह जैसे जो एक हिसाब से कहें कि खुद मुख्तियारी की मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, उनको जिता के उन्होंने सेंटर में भेज दिया। तो ये कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर जो हम कहें कि बीजेपी पंजाब से असहज थी, इसी वजह से वो जो वैर है वो निकाला गया है। हालांकि नितिन गडकरी ने इसके ऊपर सफाई दी है। नितिन गडकरी ने कहा है कि एनएचआई कर्ज में है, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि किसानों से जो भूमि अधिग्रहण है, यानी कि जो जमीनें हैं किसानों की, वो उसमें उनको दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट वो रद्द कर रहे हैं। हालांकि इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ठेकेदारों को एंगेज किया जा चुका था और ठेकेदारों ने कुछ अमाउंट स्पेंड भी कर दिए थे। अब ठेकेदार अपने क्लेम के लिए पीछे दौड़ रहे हैं एनएचआई के, और कह रहे हैं कि हमें हमारा जो क्लेम है, हमने जो पैसे खर्च किए हैं वो तो हमें दे दो। तो जो ये हाईवे एक हिसाब से रद्द किए गए हैं, जो 3003 करोड़ की जो परियोजनाएं, जो एक हिसाब से प्रोजेक्ट्स रद्द किए हैं केंद्र सरकार ने पंजाब के, वो कौन कौन है वो बता देता हूं। एक तो अमृतसर से जो टांडा हाईवे था उसके प्रोजेक्ट को उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। दूसरा लुधियाना का, खरड़ का, रोपड़ का जो बाईपास पास हो रखे थे वो भी रद्द कर दिए हैं। तो एक हिसाब से ये एक बड़ी मार पंजाब के ऊपर मारी है। हालांकि नितिन गडकरी ने सफाई में ये भी कहा कि 52,000 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब में वो पहले भी हाईवे बना चुके हैं। अब सफाई तो चलो उनको देनी है ताकि वो एंटी पंजाब ना लगे, पर आप तो समझदार हैं, आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब से केंद्र सरकार ने वैर निकाला है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर केरल से आई। केरल में जैसे मैंने पिछले 3-4 बुलेटिन में बताया है कि वहां लैंडस्लाइड होने के कारण बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही हैं। हालांकि बचाव कार्य जारी हैं। वहां पर अब लोगों की डेथ टोल 198 तक पहुंच गई है। यानी कि कल जो मैं आपको फिगर बताया था, आंकड़ा बताया था, वो 176 का बताया था। आज 198 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। करीब 250 के आसपास लोग अभी भी लापता हैं, तो उनकी खोजबीन भी जारी है। और एक हिसाब से 300 से 400 के आसपास जो लोग हैं वो अभी अस्पतालों में भर्ती हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो तकरीबन 100 लोगों को स्थापित करने में मदद करेंगे, यानी 100 लोगों के घर बनाएंगे, 100 परिवारों के घर बनाएंगे। तो उन्होंने ये वादा किया और केंद्र सरकार को भी कहा है और बाकी नेताओं को भी कहा है कि जो जो लोग इस मामले में प्रभावित हुए हैं उनकी भी मदद की जानी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी एक ही दिन में वापस आ गए हैं वायनाड से। उनको वायनाड में स्टे करना चाहिए और उनको लोगों की मदद करनी चाहिए। और एक हिसाब से कहीं ना कहीं उनको राजनीति से ऊपर उठकर इसी चीज पे वायनाड के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो वायनाड से सांसद हैं। एक बार के लिए वो केंद्र सरकार और एक हिसाब से मैं तो कहूंगा कि जो पूरा पार्लियामेंट की उनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ी हुई है उसको एक बार छोड़ दें और वायनाड में कैंप करें और वायनाड के लोगों की मदद करें। नहीं तो वायनाड के लोग क्या सोचेंगे, जब पूरे भारत ने उनको हरा दिया था, उस समय वायनाड ने उनको जिताया था, तो इतना बड़ा शान वायनाड के लोगों ने किया, और जब आपदा आई तो वो एकदम भाग खड़े हुए। इस वजह से राहुल गांधी को वहीं पर कैंप करना चाहिए। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर लोकसभा चुनाव के बारे में है। हम सबको पता है कि बीती 4 जून को भारत के लोकसभा चुनाव खत्म हुए थे और इन लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था, और उसी को लेकर अब एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक बड़ा दावा किया है। दावा क्या है? दावा यह है कि जितनी वोट डाले गए और जो जितने वोट काउंट किए गए उनमें अंतर है। यानी कि मान लो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 वोट डाले गए और जब वो उनकी काउंटिंग हुई तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो 110 गिन लिए गए, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 90 गिने गए। तो ऐसी 538 सीटें हैं जिनके ऊपर वोट डाले गए और वोट गिने गए में अंतर है। यानी कि वोट पोल एंड वोट काउंटेड, इनमें अंतर है। और इससे बीजेपी को 176 सीटों का फायदा हुआ है, 176 सीटों में फायदा हुआ है, ये एडीआर का दावा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2019 में तो बहुत एक हिसाब से साफ प्रक्रिया थी। इस बार तो जो चुनाव आयोग है वो अभी तक फाइनल डेटा पोलिंग रिजल्ट्स, जो फाइनल डेटा है वो अभी तक प्रस्तुत नहीं कर सका है। इसको लेकर इंडिया में खूब बातचीत हो रही है। जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं कुरैशी, उन्होंने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट देके कहा है कि ये अनट्रांसपेरेंट है, अनक्लियर है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो भारत का ये 18वीं लोकसभा का चुनाव था, ये भी अब विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर की बात करें, अगली खबर पंजाब से आई और पंजाब में जो
डीएसपी जगदीश भोला ड्रग केस है, उसमें मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है, 10 साल की सजा उनको सुनाई है, उनकी पत्नी को, उनके ससुर को सजा सुनाई गई थी और कुल 17 लोगों को उस मामले में सजा सुनाई गई थी। उस ऑर्डर को मैं आज पूरा पढ़ रहा था तो उस ऑर्डर में एक चीज और मुझे दिखी कि उसमें जितने दोषी हैं उनकी लगभग 12 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रॉपर्टियां भी अटैच की गई हैं। अटैच करने का मतलब यह है कि उनकी जब्त की गई हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो जगदीश भोला और उनके परिवार की जो प्रॉपर्टियां हैं और जो और भी उस मामले में दोषी हैं उनकी प्रॉपर्टियों को भी अब कहीं ना कहीं नीलाम किया जाएगा, यानी कि जब्त कर लिया गया सरकार की तरफ से। तो ये एक फैसले का मेरे को पिछले बुलेटिन में रह गया था, तो अब मैं इसको ऐड ऑन कर रहा हूँ। अगली खबर की हम बात करें तो अगली खबर भी ओलंपिक्स से ही है। ओलंपिक के जो मेडलिस्ट हैं सरबजोत सिंह, वो भारत में वापस आ गए थे। पहले दिल्ली में तो उनको मंत्रियों से मिलना पड़ा, आज वो अपने गांव में लौटे हैं। उनका गांव है जो अंबाला है, अंबाले में धीन गांव है उनका, और एक किसान परिवार में जन्मे हुए हैं, सरदार सिख परिवार है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो उनके माँ बाप हैं वो बिल्कुल सीधे साधे किसान हैं। वो तो बेचारे ऐसे हैं, वो तो कहते हैं कि हम तो अपने बच्चे का जो शूटिंग का इवेंट है वो ही नहीं देखते। और उसका कारण भी उनकी माता ने बताया। उनकी माता ने बड़े फनी वे में बताया कि कुछ टाइम पहले जब अंबाला में इनके नेशनल इवेंट हो रहे थे उसमें वो अपने रिश्तेदारों के साथ चली गई और वहां पे मेरा बेटा हार गया। उसके बाद क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था कि मेरे माँ बाप मेरे को देख रहे हैं, और इस वजह से वो बेचारा प्रेशर झेल नहीं पाया और वो उस इवेंट को हार गया। उसके बाद परिवार कभी भी उसका कोई इवेंट नहीं देखता है। हालांकि जो परिवार है, उनके पिता, उनके माता है, उन्होंने कहा कि अगली बार उनका बेटा जरूर मेडल का रंग बदलेगा। और सरबजोत सिंह ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जो अगला LA ओलंपिक्स है उसमें उसके मेडल का रंग बदलेगा, और उन्होंने गारंटी दी है कि अगली बार वो जरूर मेडल जीत कर आएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर अंबाला से थोड़ी सी आगे शंभू बॉर्डर की है। शंभू बॉर्डर पर हम सबको पता है कि 13 फरवरी से ही आंदोलन चल रहा है, और शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर हरियाणा पुलिस ने बंद कर रखे हैं, और किसान, पंजाब और हरियाणा के किसान बॉर्डरों के उस पार बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं ये मामला गया हुआ है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने तो कहा था कि इन बॉर्डरों को खोला जाए, लेकिन हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उस चैलेंज के बाद कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट कर लिया था उस चैलेंज को, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि अभी यथास्थिति बरकरार रखी जाए, यानी कि जो मौके पर जो स्थिति है उसी को बनाए रखा जाए, यानी कि बॉर्डर ना खोले जाएं। और अब आज जो सुनवाई हुई है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अभी यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी कि जो अभी मौके पे जो स्थिति है, यानी कि किसान अगर बैठे हैं उनको भी कुछ ना कहा जाए, और पुलिस ने जो हाईवे को रोक रखा है वो भी ना खोले। और ऐसा इसलिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि जो हरियाणा सरकार के ओर से जो सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे तुषार मेहता ने कहा कि जो किसान है पंजाब के, वो करीब 500-600 उनके पास ट्रालियां, और सब बख्तरबंद ट्रालियां हैं, उनके पास जेसीबी मशीनें हैं, और ट्रैक्टरों को उन्होंने मॉडिफाई करवा रखा है। अगर ये खोला गया तो वो सीधे दिल्ली में आएंगे और दिल्ली में फिर आके वो हाईवे जाम करेंगे। तो ये तुषार मेहता ने कहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें एक कमेटी बनानी चाहिए, और उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकार से भी हम बात करते हैं, और एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो न्यूट्रल हो और किसानों से बात करे और सरकार से भी बात करे। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री हैं, उन जो मंत्री हैं सरकार के, उनको भी बात करी जानी चाहिए, पर कहीं ना कहीं किसानों को ये लगेगा कि ये तो अपने चीज़ों को सोल्व करवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने न्यूट्रल कमेटी करने की बात कही है। इसके अलावा जो अगली तारीख दी गई है, यानी कि जो अगली सुनवाई होगी इस मामले में, वो 12 अगस्त को होगी। अब हमें 12 अगस्त का इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट किसानों के मामले में क्या फैसला सुनाता है। मेरे को तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो साल 2020-21 के किसान आंदोलन में बहुत सारे फैसले सुनाए थे, लेकिन किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को कोई ध्यान नहीं दिया था। और मुझे अब भी ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाने का फैसला सुनाएगा, और इसको हरियाणा और पंजाब के किसान नकार देंगे। ये मेरा मानना, क्योंकि मेरी किसान नेताओं से बात हो रही थी और किसान नेताओं ने मेरे को ये अपडेट दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला करेगा तो हम उसको बिल्कुल नहीं मानने वाले। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर हरियाणा पंजाब से है। हरियाणा पंजाब में बारिश हो रही है, और मैंने पहले भी कहा कि जैसे ही बारिशें होती हैं, जो इस भारत मुल्क के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसकी पोल खुल के सामने आ जाती है, और ऐसा ही हुआ। गुड़गांव पूरा जलमग्न है, सारा गुड़गांव शहर पानी से भरा हुआ है।
और वहाँ पर करंट लगने के कारण 3 लोगों की मौत भी हो गई है। फ्लाईओवर, अंडरपास, ये सब पानी से भरे हुए हैं और बहुत सारा सड़कों पे पानी जमा है, गाड़ियां पानी में तैरती हुई आपको बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। और पंजाब में भी बहुत बुरा हाल है। पंजाब में भी हम सबको पता है कि बहुत सारे शहरों में जो पानी भरा है उसकी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। पंजाब में एक मकान की छत गिरने के कारण अमृतसर में एक बच्चे की मौत हो गई है। फाजिलका बोर के साइड भी बहुत सारे मकान गिरे हैं और जो पंचकुला हरिद्वार हाईवे है वो भी धस गया है। और पंजाब रोडवेज तो पानीपत में एक जगह पे धस गई है, वो हाईवे धसा और उसी के साथ वो जो पंजाब रोडवेज की जो बस थी वो भी धस गई हरियाणा के पानीपत में। तो ये इतना बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल हो जाता है जैसे ही मानसून की बारिश भारत में शुरू होती है। एक दो दिन ठीक बारिश हो जाए और जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बुरा हाल हमें सामने दिखता है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ में एक कांस्टेबल की गिरफ्तारी हुई है। वो कांस्टेबल एक महिला की मदद से नौजवानों को नशे के आरोपों में फंसाता था और उनको लूटता था। वो दरअसल क्या करता था, पहले वो उस महिला को भेजता था, वो महिला उन जो नौजवान होते थे उनसे मित्रता करती थी और फिर उनकी गाड़ी में बैठ जाती थी और उनकी गाड़ी में ड्रग प्लेस कर देती थी थोड़ी मोटी, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो कांस्टेबल पहुंच जाता था और उनसे फिर उन नौजवानों को रोक के उनकी तलाशी लेके उनके कार्रवाई करने, उनके ऊपर केस करने का दबाव बना के उनसे पैसे ऐंठता था। अब मैंने तो ये बता दिया कि देखो कैसे पुलिस का एक कांस्टेबल भी इतनी कॉन्स्पिरेसी रच सकता है नौजवानों को नशे में फंसाने को लेकर। अमृतपाल सिंह के भाई को भी देख लो, 4 ग्राम ड्रग उसके पास से बरामद कर ली और उसको एक हिसाब से उनके अमृतपाल सिंह के परिवार को पूरे को बदनाम कर दिया गया। तो ये बड़ा आसान है इन पुलिस वालों के लिए। और भारत में जो पुलिसिंग है उसके ऊपर कोई सीरियसली सवाल भी नहीं पूछे जाते, ना उसके ऊपर सीरियसली काम होता है। इस वजह से जो भारत की पुलिस है, भारत के अलग अलग राज्यों की, वो जो जैसे बिहेव करती है वो उसके आपके सामने आंकड़े प्रस्तुति हैं। आप सबको पता है कि किस किस्म की पुलिस भारत में है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और उनका विश्लेषण। कल हम दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएसए।